हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके फॉर्मूलेस के बारे में। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। मतलब एरिया क्या चीज है एंड वॉल्यूम क्या चीज है। तो एरिया क्या है, एरिया किसे कहते हैं। देखो, अगर कोई एक क्लोज शेप है, ठीक है, कोई एक क्लोज शेप है, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, या कोई सा भी पॉलीगॉन, ऐसा कोई सा भी पॉलीगॉन्स जो कि क्लोज्ड हो, उसके अंदर की जो जगह है या उसके अंदर का जो स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं हम, एरिया। क्या बोलते हैं हम, एरिया। अब ये एरिया का कॉन्सेप्ट आया कैसे, या एरिया का कॉन्सेप्ट या फिर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया कैसे। देखो, एरिया का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझो कि टू डायमेंशनल में जो भी स्पेस होगा, जो भी क्लोज सरफेस एक स्पेस कवर करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। इसको ऐसा समझते हैं, जैसे इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं। जैसे कोई सा भी शेप लेते हैं, कोई सा शेप दो डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, जैसे कि एक ये डायमेंशन x और ये डायमेंशन y। डायमेंशन क्या होता है समझते हैं। चलो एक आप पहले डायमेंशन समझ लेते हैं। देखिए, कोई सा भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, बेसिकली वो या तो आगे जा सकता है या तो पीछे आ सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं जा सकता। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 1D। इसको ऐसा समझ लीजिए, डायरेक्शन, डायमेंशन को इजी वे में समझने के लिए डायरेक्शन समझ लीजिए। अगर कोई एक चीज सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वन डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है, भैया वन डायमेंशन में ये जा रही है। तो इसमें बेसिकली कोई सभी चीज, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल या तो आगे जा सकता है या तो पीछे आ सकता है बस, या फिर आगे जाके पीछे आ सकता है बस। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशन या वन डायमेंशन। उसके बाद आता है 2D। 2D या टू डायमेंशन। टू डायमेंशन क्या होता है, जिसमें बेसिकली एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो बेसिकली अब क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूं तो ये स्ट्रेट भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, साइड में भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। ये बेसिकली इतने एरिया में कवर कर सकता है। इसमें आगे पीछे ऊपर और नीचे ये ट्रेवल कर सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टू डायमेंशन। उसके बाद आता है एक और चीज, 3 डायमेंशन। क्या होता है, 3D। 3D क्या होता है, बेसिकली ये 2 डायमेंशन या 2 डायरेक्शन प्लस एक और डायरेक्शन जो सामने की तरफ निकला होगा। जैसे कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट लूं, जैसे कि अगर मैं ये क्यूबॉइड लूं, क्यूबॉइड में देखोगे इस पॉइंट पे, ये देखो, ये लेफ्ट की तरफ भी जा रहा है एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है। और इसका एक और डायमेंशन है या एक और जगह ट्रेवल कर सकता है, वो क्या है, आगे या पीछे। तो बेसिकली अगर ये पार्टिकल हो तो ये पार्टिकल लेफ्ट में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, मतलब डेप्थ में भी जा सकता है। तो इसको मैं अगर ऐसा समझू कि 2 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन इज नथिंग बट 2 डायमेंशन प्लस डेप्थ और हाइट। 3 डायमेंशन इज नथिंग बट 2 डायमेंशन प्लस डेप्थ और हाइट। अभी आप ये समझ के चलिए, मतलब इसमें कोई ना कोई एक और डायरेक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे Z डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें 3 डायरेक्शन होंगे। तो इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो इसका एग्जांपल जैसे लेना होगा, तो इसको हम लेंगे, तो ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका ये लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। तो मतलब अगर ये x डायरेक्शन है, ये समझ लेते हैं इसको y डायरेक्शन, और इसको समझ लेते हैं z डायरेक्शन। तो मतलब ये इधर भी जा रहा है, या फिर इसको भी पकड़ लूंगा तो इसको z डायरेक्शन समझ लेंगे। देखो, ये आगे भी जा रहा है, पीछे भी आ सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और ये लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। तो ये होता है
3 डायमेंशन। बाकी और 4D 5D भी है, लेकिन वो उसके लिए अभी आपको वो चीज समझने की जरूरत नहीं है, अभी खाली इतने पे स्टिक रही है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा 1D 2D 3D क्या होता है। तो अब अगर आपको 1D और 2D समझ में आ गया होगा, या फिर 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन समझ में आ गया हो, तो आगे हम समझते हैं कि एरिया किसे बोलते हैं। तो एरिया है, एरिया क्या है? एरिया इज नथिंग बट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सम क्लोज्ड फिगर इन 2 डायमेंशन। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये एक क्लोज पॉलीगॉन है जो कि 2 डायमेंशन में कोई जगह ऑक्यूपाई करता है। जैसे इसके अंदर जो जगह है, इसने इस पूरे जगह से ऑक्यूपाई किया हुआ है, या फिर इसमें से इसने लिया हुआ है, या फिर इसको बोल सकते हैं एरिया इनसाइड अ क्लोज्ड शेप इन 2D। ओके, तो मतलब ये जो जगह है, ये जो क्लोज शेप ने जो जगह लिया, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया या सरफेस एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वॉल्यूम क्या है? देखो, तो इसने क्या किया था? इसने 2 डायमेंशन में स्पेस ऑक्यूपाई किया था, तो उसको हमने एरिया बोला। वही 3 डायमेंशन में जो स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। दोनों केस में क्लोज होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए ये लेते हैं, ठीक है, ये क्या है? क्यूबॉइड है। इस रूम की इसने कुछ जगह ली हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम। बस शर्त ये है कि ये क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी देखेंगे, अब 3 डायमेंशन में देखें, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये पीछे का जो पीछे जा रहा है जेड एक्सिस। हर पॉइंट पे आपको ये देखेंगे तो हर पॉइंट पे आपको 3 डायमेंशन दिखाई देगा। तो 3 डायमेंशन अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? 3 डायमेंशन फिगर है। और ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे स्पेस में, उसको क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। तो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये देखो, ये फिगर में ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो ऐसे सारे पॉइंट पे आपको एक्स वाई जेड एक्सिस मिल जाएंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 3 डायमेंशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लोज्ड है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम। ओके, क्या बोलेंगे हम उसको? वॉल्यूम। फिर से देखते हैं एक बार, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में या 3D स्पेस में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम उसको? वॉल्यूम। ओके, समझ में आया? कुछ दिक्कत? चलो, तो अब समझ में आ गया एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम एरिया निकालेंगे कैसे, या एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1 डायमेंशन की बात की जाए, तो 1 डायमेंशन में हम कैसे पता करते हैं कि कोई चीज कितना लंबा है या कितना चला है। नॉर्मली अगर मैं पकड़ूं, यहां से कोई पर्सन चल रहा है और यहां पहुंचा है, लेट्स से ये 2 किलोमीटर है, तो हम क्या बोल देते हैं? ये 2 किलोमीटर चला है ना? हम क्या बोलेंगे? ये 2 किलोमीटर चला है। जैसे कि हमारे पास कोई रोप है जो कि अराउंड 90 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या बोल देते हैं? ये 90 सेंटीमीटर का है ना? बेसिकली क्या है, हमने ये इसको नापने के लिए हमने एक मेजरमेंट यूनिट बनाई हुई है। ठीक है, तो जिसको यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट लेंथ के केस में क्या हो जाता है? जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो आप इससे मेजर कर सकते हो। वो इसी तरह एरिया के केस में क्या होता है? अब ये 2D फिगर है, तो ये x डायरेक्शन में बढ़ सकता है और ये y डायरेक्शन में बढ़ सकता है। इसको हम दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि ये लेंथ में भी बढ़ सकता है और ये ब्रेथ में भी बढ़ सकता है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसीलिए इसको बोल दिया गया है कि ये मान लो ये सेंटीमीटर होगा और ये भी सेंटीमीटर होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हम इसको किस में मेजर करेंगे? स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक ऐसा बॉक्स है या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 1 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि 1 सेंटीमीटर लंबा है, या फिर 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है,
और 1 सेंटीमीटर जिसकी ब्रेथ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमको यूनिट नहीं दी होगी, जैसे मान लेते हैं इसको यूनिट नहीं दी है, तो ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट में आप कुछ भी लगाओ, यहाँ पे यूनिट में जैसे आप लगा लो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी लगाओ, उसकी जगह खाली आपको यहाँ पे यूनिट में सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो होप आपको समझ में आएगा ये एरिया क्या होता है या इसको किस हिसाब से मेजर किया जाता है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि एरिया का फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं और इसका कुछ लेंथ लेते हैं और ब्रेथ लेते हैं। लेट्स सी, इसका लेंथ लिया और इसका ब्रेथ लिया। अब हमने सबने स्कूल में पढ़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेकिन ये एल इंटू बी है क्या चीज और ये लेंथ इंटू ब्रेथ आता कैसे है। देखो लेंथ तो लंबाई है, ये तो सबको पता है, ब्रेथ चौड़ाई है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये आया कैसे लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको हम ऐसा समझते हैं कि अगर मैं इसको स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट में कवर करूंगा तो ये कितने बॉक्सेस इसके अंदर फिट हो सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं कि इसका जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है और इसका जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि 6 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि ये इक्वल पार्ट्स में है और उसके बाद इसको हम 3 मतलब ये 3 इक्वल पार्ट्स में हुए, तो ये हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अब अगर बॉक्स काउंट करेंगे तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो बेसिकली कितने बॉक्सेस है ये 18 बॉक्सेस, मतलब कितने इक्वल बॉक्स है 18। अब ये 18 कैसे ला सकते हैं हम, 3 + 6 करके 18 तो आएगा नहीं, 3 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो बेसिकली हमने किसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या है हमारा ब्रेथ और ये क्या है हमारा लेंथ, तो कितना हो गया ये। इसको हम फिर डिराइव कर सकते हैं कि L × B इज इक्वल टू एरिया, L × B इज इक्वल टू एरिया। या फिर इसको दूसरी तरह से समझते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इसको दूसरी तरह से समझते हैं। जैसे मेरे पास ये एक स्टिक है, लेट्स सी, ये स्टिक को मैं कुछ कलर दे देता हूं, लेट्स सी ग्रीन कलर, नहीं ये तो बॉर्डर हो गया, फिल कलर ग्रीन कलर। ओके, सो मेरे पास ये स्टिक है, स्टिक की जो लेंथ है मैं समझता हूँ 5 यूनिट और जो इसका ब्रेथ है वो 1 यूनिट पकड़ते हैं। और ऐसे ही मेरे पास 10 स्टिक्स है, तो ये 10 स्टिक्स कितना एरिया कवर करेंगे हम वो जानते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूं इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको मैंने 8 टाइम्स पेस्ट कर दिया है, तो इसको मैं अभी बाहर रखता हूं और एक के बाद एक यहां पे हम ऐड करेंगे। तो ये मेरी सेकंड स्टिक है और इसको मैं इसके साथ जस्ट, ये हो गई दूसरी, और ये थर्ड स्टिक, ये 4, ये 5 6 7 8 9 एंड 10। कितनी स्टिक्स हो गई है 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये स्टिक्स ने कितना एरिया कवर किया है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये जो स्टिक्स का लेंथ है इसको 10 टाइम्स में ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 1 2 3 4 5 6 7 8 5 + 5 + 5 कितना हो गया 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। चलो, तो कितना टाइम्स हो गई है 10 टाइम्स। अब मैं 5 ऐड करूंगा, 5 5 10 + 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। तो टोटल एरिया कितना कवर किया इसने 50 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो जैसे हम लोग 2 का टेबल, जैसे हमने बचपन से याद किया है 2 का टेबल 3 का टेबल, बेसिकली जो टेबल्स हमने याद किए हैं वो क्या होता है 2 × 1 = 2। इसका मतलब क्या होता है 2 को हमने सिर्फ एक बार ऐड किया है।
2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या होता है, 2 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया हुआ है। इसी तरह 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को हमने कितनी बार ऐड किया है, 2 प्लस 2 प्लस 2 को बेसिकली हमने 8 टाइम ऐड किया हुआ है ना। तो इस केस में भी तो हमने वही किया है। इस केस में हमने क्या किया है, बेसिकली 5 को हमने 10 टाइम ऐड किया हुआ है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 को अगर 10 टाइम्स ऐड करना है तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा कर सकता हूं, 5 इंटू 10, है ना। 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 50। और 5 क्या है मेरा, मैं यहां पे इस केस में लेंथ ले लेता हूं, कितना है लेंथ, और ब्रेथ कितना था 1। 1 को मैंने कितनी बार बांटेगा 10, तो कितना हो गया ये इंटू बी 10 बी। तो क्या हो जाएगा ये, इसको मैं बोल सकता हूं L इंटू बी, हमारा फॉर्मूला आ गया। सो लेट्स सी, हमको नहीं पता कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, ठीक है। अभी के केस में मैं स्टिक लिया हूं, इसके लिए लेंथ ले लेता हूं L, मैं इस साइड को L लेंथ ले लेता हूं, और इसको मैंने कितनी बार लगाया, इसको मैं ब्रेथ ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं ले सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं L इंटू बी, जो कि हर केस में यूज हो सकता है, चाहे यहां पे वैल्यू कुछ भी हो या फिर यहां पे वैल्यू कुछ भी हो। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे यहां पे मैं लेता हूं 6, अब यहां पे L ले लेता हूं 6, और यहां पे B ले लेता हूं 8, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट। देखो ये चीज बहुत अच्छे समझ लो, क्योंकि आगे यही सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। चलो सो लेट्स सी, एक और ले लेते हैं कि मैं इसको बोल देता हूं 10, और ये है हमारा 50, ये सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो इस बार यूनिट भी ले लेते हैं सेंटीमीटर। तो इसका कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना है इस केस में, अभी मैं इसको लेंथ ले लेता हूं, कितना हो गया ये 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 50 इंटू 10 500 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये चीज याद नहीं रखता तो याद रखना, हमेशा एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, क्या होता है स्क्वायर यूनिट में होता है, क्या होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो जो भी यूनिट आप लगाने वाले हो, जैसे मीटर लगाने वाले हो तो मीटर स्क्वायर कर देना, सेंटीमीटर लगाने वाले हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, या फिर किलोमीटर लगाने वाले हो तो किलोमीटर स्क्वायर कर देना, खाली एरिया के केस में। किसमें करोगे, एरिया के केस में, ओके, कोई दिक्कत। तो इसी में एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब कुछ नहीं, जस्ट एक बाउंड्री की मैं ये जो एरिया है इसकी बाउंड्री कितनी है, कितनी बड़ी है। जैसे पकड़ लेते हैं, अगर ये बाउंड्री हमने पकड़ा था कितना 10 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 50 सेंटीमीटर, तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगा। तो अभी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कुछ नहीं, वो एरिया की बाउंड्री होती है। जैसे ये क्या है, पूरा बाउंड्री है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, 10 प्लस 10 और 50 प्लस 50, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेरीमीटर या फिर बाउंड्री। जैसे यहां पे लिया हमने ये 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 50 60 सेंटीमीटर, 60 प्लस 10 70 सेंटीमीटर, और 70 प्लस 50 120 सेंटीमीटर। तो पूरा कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 10 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120। अब लेकिन अगर इसका मुझे फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालूंगा। सो लेट्स सी मुझे नहीं पता है कि ये कितना सेंटीमीटर का है, सो लेट्स सी मुझे ये नहीं पता कितने सेंटीमीटर का है, तो क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ब्रेथ है तो ब्रेथ है। एरिया ऑफ नहीं सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, बेसिकली ये वाला लेंथ आ गया प्लस ब्रेथ, फिर ये लेंथ फिर ब्रेथ हमने ऐड कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, L प्लस L 2L और B प्लस B 2B।
कि अभी 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, L प्लस बी, तो ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या है, पेरीमीटर ऑफ जीएल रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दो चीज देखी, क्या, एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा क्या देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2L प्लस बी, और एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। अभी स्क्वायर क्या है, अब ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर के केस में क्या है कि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, मतलब बेसिकली सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो जैसे बुक में दिया हो रहता है ए, हम भी ए ले लेते हैं, बट ये ए कोई जरूरी नहीं है, ये बेसिकली ए क्या है, एक वेरिएबल है। तो ए की जगह आप बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। तो या फिर ए ले लो, नहीं तो एल ले लो, जो भी आपको समझ में आए आप दोनों ले लो। अब जैसे हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकाला, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए इंटू ए या फिर एल इंटू बी फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लेंथ कितना है ए, और ब्रेथ भी कितना है ए, लेंथ इज इक्वल टू ए, ब्रेथ इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ कितना ए, तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर, ये आपका क्या निकल गया, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। अगर आपने ए की जगह एल लिया होता तो क्या हो जाता, ए की जगह आपने एल लिया होता तो हम क्या करते, यहां पे फॉर्मूला थे एल इंटू बी, अभी एल की जगह एल ही है और ब्रेथ की जगह भी एल है, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सो लेट्स से मेरे स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर, अगर एक 2 सेंटीमीटर है मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब जब 2 सेंटीमीटर है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या निकला, एल स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, तो बेसिकली क्या हो गया, अभी मैं यहाँ पे एल स्क्वायर लिख लेता हूँ, एल क्या है हमारा, वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी की जगह आप यहाँ पे 6 ले लोगे तो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो इसको कितना ले लेंगे एल स्क्वायर, और एल कितना है हमारा 6 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर लिया हुआ है हमने, तो 6 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 मीटर का स्क्वायर, कितना हो गया 6 6 36, तो 36 मीटर स्क्वायर। होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लो, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग को फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप जितना कॉन्सेप्ट समझोगे उतना मजा आएगा। मैथ्स में खाली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला तो आप खुद बना लोगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्यूब, क्यूबॉइड, कोन या फिर फ्रस्टम वगैरह का फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो इसीलिए मैं आपको इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं इस चीजों में, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट वहां पे आपको यूज होने वाले हैं। चलो अब यहां पे देखते हैं पेरीमीटर के बारे में। जैसे हमने बोला पेरीमीटर क्या है, एक बाउंड्री है। तो इस केस में देखते हैं, अब ये सारे साइड इक्वल है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एल, और ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। तो अगर हम इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो क्या हो जाएगा 4L। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4L। तो हमने क्या चीज देखा, दो फॉर्मूलाज देखा, कौन सा, पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर क्या है 4L और एरिया कितना है L स्क्वायर। चलो बहुत इजी वे है, बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी है ये सारी चीजें याद रखना। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आप याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं याद कर लोगे तो फॉर्मूला तो आप निकाल ही सकते हो। तो हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इसको करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कल के बारे में। देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल का भी हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और
एरिया निकालना पड़ेगा। देखो सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जैसे कि मैंने ये सर्कल लिया, अब सर्कल में क्या चीज होता है, सर्कल में एक रेडियस होता है और दूसरा डायमीटर होता है, तो वही दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये क्या है मेरा रेडियस और ये क्या है मेरा डायमीटर। तो आपने सर्कमफ्रेंस का अगर फॉर्मूला याद रखा होगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर बेसिकली 8, 9, 10 के बच्चों को तो ये तो याद ही होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे पहले वो समझते हैं। तो 2 पाई आर, अभी 2 पाई आर को अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखो d क्या होता है, r प्लस आर, डी क्या होता है r प्लस आर, तो d क्या हो गया 2r। तो यहां पे जो 2r है, अगर मैं इसको लिखूं ऐसे पाई 2r, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं पाई और d, है ना। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, ये पाई क्या होता है, पाई क्या होता है पता है किसी को, या पाई होता क्या है, पाई कैसे काम करता है, पाई की वैल्यू कैसे आई। पाई की वैल्यू सबको पता है ना, पाई की वैल्यू क्या है, हम लोग क्या यूज करते हैं 3.14 और 22/7। तो आई कैसे, चलो देखते हैं। पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डी इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब क्या है, तो अब ये फॉर्मूले से ही मुझे समझ में आ रहा है कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पाई। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो अभी हम देखते हैं ये कैसे आया है। ये क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये क्या हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये क्या है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और ये क्या है डायमीटर। तो अब हम देखते हैं कितने डायमीटर लगते हैं पूरी सर्कल की बाउंड्री कवर करने के लिए। ओके चलो देखते हैं एनिमेशन के हेल्प से। यहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन, ये देखो एक बार डायमीटर जा रहा है, मतलब एक बार डायमीटर पूरा कवर करेगा। पॉज, ये देखो एक बार पूरा डायमीटर इतना एरिया कवर किया, यहां से लेके यहां तक इसने कवर किया है। उसके बाद ये 2 टाइम्स डायमीटर यूज हो गया है, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। अब आगे देखते हैं, ये 3 टाइम्स कवर कर लिया इसने। अभी 3 टाइम्स तो डायमीटर कवर कर लिया, लेट्स सी 1 1 एंड 1, तो बेसिकली कितना होगा 1 2 एंड 3। बेसिकली ये उतना ही लेंथ है जितना कि डायमीटर का लेंथ है। उसके बाद यहां पे कुछ जगह बची हुई है, ये कितनी जगह है, ये डायमीटर का इतना सा पार्ट है, ठीक है, डायमीटर का इतना सा पार्ट है। तो अगर मैं इसको 1 यूनिट समझूं, ठीक है, अगर मैं इसको 1 यूनिट समझूं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना बाकी बचा है, या कितना रिमेनिंग है 0.14159 समथिंग समथिंग। तो बेसिकली एक सर्कमफ्रेंस को कवर करने के लिए डायमीटर कितनी बार यूज हुआ है, 3 टाइम्स प्लस 0.14159। तो अब क्या करेंगे हम, बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, तो हम इसको जस्ट शॉर्ट में ले लेंगे 0.14। अभी यही 1 के बाद मतलब 5 के बाद होता है, या 0.145 होता, तो हम क्या लेते हैं 0.15, बट 5 से कम होगा तो हम क्या ले लेंगे 0.14। तो ये 14 होगा। इस सारे को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे डायमीटर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 0.14, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.14। अगर इसी की एक्यूरेट वैल्यू ले लिए तो कितना हो गया 3.14159 समथिंग समथिंग। ऐसा ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यूज जाती रहेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। तो इसी वैल्यू को हमने क्या बोल दिया पाई। ये पाई की वैल्यू कब आई है, जब ये 1 यूनिट है,
जब ये 1 यूनिट है। लेकिन अगर ये 10 यूनिट होगा, जैसे यहां पे दिया हुआ है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट में क्या होगा, अगर ये 10 यूनिट होगा तो ये कितना हो जाएगा 10, ये भी 10 और ये भी 10, और यहां पे कितना बचेगा, ये 1.42 ऐसा कुछ बचेगा, 42159 ऐसा कुछ बचेगा। तो अब इसका क्या करेंगे हम, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1.42 तो कितना हो जाएगा, ये 31.42। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ये 3.14 इंटू 10 टाइम्स, क्योंकि हमने ये 10 ले लिया है। तो अभी यही जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम लोग क्या लिख देते हैं, पाई इंटू डायमीटर। क्यों, क्योंकि डायमीटर कितना है, हमने एज्यूम किया है 10। तो अब समझ में आया फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो बेसिकली अब मुझे कोई सा भी, अब मुझे पाई की वैल्यू मिल गया, अब मुझे डायमीटर कितना भी दे दो, चाहे आप 11 दे दो, 12 दे दो, या 200 दे दो, 500 दे दो, मैं इस फॉर्मूले से पूरा निकाल सकता हूं। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक सर्कमफ्रेंस निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया। तो पाई इंटू डी, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई टाइम्स डी, जिसमें पाई की वैल्यू क्या है, पाई का मतलब क्या है, कितनी बार डायमीटर यूज हुआ है एक सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट करने के लिए। पाई का मतलब क्या है कि कितनी बार डायमीटर यूज हुआ है एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो कितनी बार यूज हुआ है, हमने देखा है 3.14159 समथिंग समथिंग इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, उसमें डायमीटर बढ़ेगा, जितने टाइम्स डायमीटर बढ़ेगा उतने टाइम्स पाई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उससे आपको सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। चलो अभी हमने देखा कैसे होता है। तो अभी सर्कमफ्रेंस का यहां पे वैल्यू क्या आ गई, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी, ये फॉर्मूला लगा दो। नहीं तो इसी को आप डी को हम क्या बोलते हैं, डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर, तो यहां पे लिख देते हैं पाई 2 आर। अब इसी को मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाऊं तो कैसे लगेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 2, उसके बाद 2, उसके बाद ग्रीक लेटर्स पाई एंड देन आर अल्फाबेट्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर। अब इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो लेट्स सी मेरे पास ये सर्कल है और मैं इसको हाफ हाफ करके डिवाइड करता रहता हूं बार बार। तो लेट्स सी मैंने इसको हाफ डिवाइड किया, ये रहा मेरा, यहां पे मैंने हाफ डिवाइड किया, और उसके बाद फिर से मैं इसको पूरे को हाफ में डिवाइड करता हूं, फिर से इसको डिवाइड करता हूं, फिर से इसको डिवाइड किया, और ऐसे मैं डिवाइड करता हूं। लाइक लेट्स सी मैं 16 टाइम डिवाइड करता हूं। बाकी आप कितनी बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली इक्वल पार्ट्स में आ जाने चाहिए बस। ये सारे कितने पार्ट्स हो गए, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब ये कुछ ट्रायंगल शेप जैसे दिख रहे हैं, तो अगर मैं इसको निकाल लूं, इसको मैं बाहर निकालूं, लेट्स सी मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं, ऑलमोस्ट सेम साइज का ट्रायंगल। सो मेरे पास ये ट्रायंगल आ गया, और ये ट्रायंगल को मैं 16 ट्रायंगल्स को मैं एक तरीके से अरेंज करूंगा। तो लेट्स सी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैं अरेंज करता हूं, ये ओके। तो ये लास्ट वाला ट्रायंगल है, इसको मैं हाफ कट करता हूँ, हाफ इधर रहेगा और हाफ में इधर लगा देता हूँ। सो
अब ये अगर मैं ये जो सर्कल को मैंने कट करके कुछ इस तरह अरेंज कर दिया है, तो ये कैसे अरेंज हो गया है? कुछ दिख रहा है ये रेक्टेंगल टाइप, जिसमें कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है। अब ये लेंथ कितनी है? चलो अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 1 से लेके 8 तक का जो सरकमफ्रेंस होगा वही यहाँ का लेंथ होगा, है ना? तो 1 से 8 तक कितना है? ये हाफ ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। पूरे का कितना होता है? सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस कितना होगा? इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? ये पाई आर। कोई दिक्कत? तो ये कितना होगा? ये पाई आर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर, या फिर यहां पे लिख देता हूं पाई आर। और ब्रेथ कितना होगा? ये हमने ट्रायंगल यहीं से निकाला है, तो बेसिकली ये कितना है? आर। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? आर। तो अब फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? ये पाई आर इंटू आर। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। यही है हमारा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। यही है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया? सर्कल बनाया, सर्कल को 16 इक्वल पीसेस में हमने डिवाइड किया, हाफ हाफ कट करते गए, वो डिवाइड हो गया 16 पीसेस में। उसका जो ट्रायंगल्स फॉर्मूला हमने उसको इस तरह से अरेंज किया कि वो एक रेक्टेंगल बनाए। अब जैसे ही रेक्टेंगल बनाया तो हमको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, क्योंकि जो सर्कल रेक्टेंगल बना लिया मतलब जो एरिया ये होगा वही एरिया सर्कल का भी होगा। तो जब हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो कितना हो रहा है? ये लेंथ क्या हो गया? क्योंकि ये हाफ ऑफ सर्कल है, 1 इंटू 8। उसके बाद ब्रेथ कितना था? ट्रायंगल की हाइट। तो ट्रायंगल की हाइट कितनी थी? रेडियस, वही हो गया, आर ले लिया। फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू ब्रेथ, एल इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? पाई आर, और ब्रेथ कितना है? आर। पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है? कुछ दिक्कत? बहुत इजी वे में समझे। जो चीज हमने पहले समझा था उसी में, यहाँ पे हमने कुछ नया तो सीखा नहीं है। खाली नया क्या सीखा हमने, या नया हमने क्या इंप्लीमेंट किया है? खाली सर्कल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया है, बस। देख रहे हो कितना इजी चल रहा है? बहुत आसान है मैथ्स, खाली आपको समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हमने देखा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2l प्लस v। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? l इंटू बी। उसके बाद हमने देखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 4l, है ना? इसको हम ऐसा, इसको 4a भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर और ए स्क्वायर, जो आपको समझ में आया आप वो बोलिए। उसके बाद हमने देखा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई आर, या फिर और पाई डी भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर। देखो, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। मेमोराइज कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद, पहले कॉन्सेप्ट समझो, बाद में मेमोराइज करो, जो भी करना है करो। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे 3D शेप्स की तरफ। देखो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर 3D स्पेस में कोई सा भी ऑब्जेक्ट स्पेस कवर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम। तो क्या 3D में हम खाली वॉल्यूम सीखने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 3D में हम वो सारी चीजें सीखेंगे, जैसे एरिया, सरफेस एरिया, उनका एरिया कितना कवर है। बेसिकली मतलब कि जैसे कोई 3D शेप है
तो उसके ऊपर कवर लगाना है, तो वो कवर कितना होना चाहिए। जैसे हमको कोई टेंट बनाना है तो टेंट में यूज होने वाला कपड़ा कितना लगने वाला है, वो भी हम उसी से पता कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें कैसे निकाली जाती है हम आगे समझने वाले हैं। जैसे कि ये क्यूब है, क्यूब को अगर मुझे इसको कवर करना है किसी चीज से, तो उसको कवर करने के लिए कितना क्लॉथ लगने वाला है वो कैसे पता चलेगा, आगे हम समझते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम को छोड़ के हमको एरिया के बारे में भी पढ़ना है। चलो, सो अब आ जाते हैं हम 3D शेप्स की तरफ। तो 3D में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड क्या होता है? बेसिकली क्यूबॉइड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। ये क्या है? एक क्यूबॉइड है और ये 3D ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये देखते हैं, ये क्या है? एक तरह का एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी है। अब इसके फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं अगर देखा जाए तो? फ्रंट फेस, बैक फेस, लेफ्ट फेस एंड राइट एंड अप एंड डाउन। तो बेसिकली टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल फेसेस कितने हैं? टोटल फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस। तो अब हम जानते हैं कि 3D ऑब्जेक्ट का हमको एरिया क्यों निकालना पड़ता है। अब इसमें आप दो तरीके के एरिया देखोगे, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। हम दोनों समझेंगे क्या होता है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एरिया निकालना ही क्यों है। देखो, अब जैसे मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट दिया, ये मेरे पास क्यूब है या सॉरी क्यूबॉइड है, मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट दिया और मैंने आपको बोला कि इसको आप गिफ्ट रैप कर दो। अब आप मुझे बताओ कि कितना गिफ्ट रैप लगने वाला है इस पूरे बॉक्स को रैप करने में। तो कैसे निकालोगे? वॉल्यूम से तो नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जहां पे आपका टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट सारा चीजें पूरा गिफ्ट रैप हो जाएगा, पूरा अच्छे से कवर होगा। उसके बाद आ जाता है दूसरा, आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हम टॉप और बॉटम हम हटा देते हैं, खाली साइड साइड से कवर करते हैं। तो जैसे आपको किसी ने बोला है कि मुझे ये जो बॉक्स है या ये जो क्यूबॉइड है इसके केवल वर्टिकल फेसेस को कवर करना है, या फिर हम समझते हैं कि आप एक रूम में हो और आपको वॉल पेंट करने हैं। वॉल पेंट करने मतलब कि खाली चारों तरफ का एरिया पेंट करोगे, ऊपर नहीं पेंट करोगे और नीचे बॉटम पे नहीं पेंट करोगे। तो इस केस में क्या यूज होने वाला है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या यूज होने वाला है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो अभी ये देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे निकालेंगे, उसके बारे में आगे हम लोग इसमें जानते हैं। तो जैसे हमने देखा क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। इसके फेसेस अगर ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो देखते हैं। लेट्स सी, ये क्यूबॉइड, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, ये क्यूबॉइड अगर ओपन करेंगे तो इसके 6 फेसेस है। कौन कितने फेसेस है? 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे अगर मैंने इसको लेंथ लिया तो ये भी लेंथ होगा, 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 ये भी लेंथ होगा एंड ये भी लेंथ होगा। उसके बाद अगर मैं इसको ब्रेथ पकड़ता हूं तो ये भी ब्रेथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा एंड ये भी ब्रेथ होगा एंड ये भी ब्रेथ होगा। और अगर मैं एक साइड को हाइट पकड़ता हूं, जैसे ये h हो गया, ये भी 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 h हो गया। अब ये 6 फेजेस का एरिया कैसे निकालेंगे? अब ये 2D शेप हो गया क्योंकि हमने सारा ओपन कर दिया, तो 2D शेप हो गया। तो 2D शेप का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। तो L इंटू बी, अगर यहाँ से L इंटू बी से क्या हो जाएगा? L इंटू बी। ये भी L इंटू बी हो गया। ये क्या हो गया? L इंटू एच। ये क्या हो गया? B इंटू एच। ये वाला एरिया क्या हो गया? L इंटू एच। इसका क्या हो गया? ये B है, ये भी है, तो क्या हो गया? B इंटू एच। और ये कितना हो गया? L इंटू बी। तो अगर इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ा, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे के सारे साइड, चाहे टॉप और बॉटम है, सारे साइड, बेसिकली सारे साइड कौन कौन से?
सारे साइड कैसे, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, सारे के सारे फेसेस। तो कितना हो जाएगा, 6 फेसेस कौन से, सबसे पहले ले तो एल एच, क्या हो गया, एल इंटू एच, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, टी एस से इज इक्वल टू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। अभी देखते हैं एल एच और एल एच दो बार हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2LH प्लस कितना है BH, तो लिख लेता हूँ 2BH प्लस क्या है LB इंटू LB 2LB है ना। तो अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा LH प्लस BH प्लस LB। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। इसको ऐसा समझ लो L B और H और खाली लगा देना 2 आगे, इजी वे में समझने के लिए। तो L इंटू बी तो क्या हो गया LB प्लस 2BH प्लस LH। तो ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ऐसी फॉर्मूला है। तो अब समझ में आया आपको फॉर्मूला कैसे आया क्यूबॉइड का। हमने सारे 6 फेसेस के पहले सरफेस एरिया निकाला एंड देन उसको ऐड कर दिया, तो क्या हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब उसके बाद हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे हमने बोला कि आप एक रूम में खड़े हो और आपको खाली चारों दीवार पेंट करनी है, तो आप कितना एरिया पेंट करोगे, तो वो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया में से टॉप एरिया और बॉटम एरिया को माइनस कर दोगे, या फिर आप वो एरिया को कंसीडर ही नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये टॉप एरिया मेरा ये है तो इसको मैं हटा देता हूँ, और बॉटम एरिया मेरा ये है तो इसको भी हटा देता हूँ। अब खाली ये ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2LH प्लस BH तो 2BH, तो क्या हो गया 2LH प्लस BH। ये आपका फॉर्मूला हो गया कर्व सरफेस एरिया का। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या है 2, ऐसे याद कर लो L B और H, 2L इंटू बी LB प्लस B इंटू H BH प्लस H इंटू L LH। ठीक है, या फिर HL LH लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2, अब इसमें से कोई एक निकाल दो, क्या हो जाएगा LH प्लस BH, क्योंकि हाइट दोनों में कॉमन रहेगी, कोई दिक्कत। तो अब हमने क्या निकाला टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। अब समझते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या आता है, कोई एक क्लोज 3D ऑब्जेक्ट जो कि 3D वर्ल्ड में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर जगह कवर करती है। जैसे कि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये पूरे स्पेस में कुछ ना कुछ जगह कवर कर रही है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम होगा। तो एक चीज याद रखना, हमेशा वॉल्यूम क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्लोज चीजों का निकाला जाता है। और दूसरा जो निकाला जाता है वो होती है कैपेसिटी। देखो फॉर्मूला निकालने का सेम है, खाली कौन सा चीज कब यूज होता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं इसको निकालना है तो इसका वॉल्यूम निकलेगा, लेकिन अगर मुझे बीकर वगैरह का निकालना है तो उसकी कैपेसिटी निकलेगी। तो अब जैसे मुझे ये पता करना है कि ये बॉटल में कितना पानी आ सकता है, तो ये क्या होगा कैपेसिटी होगा। अब मुझे ये पता करना है इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा। याद रखना वॉल्यूम हमेशा क्लोज सरफेस का होता है या फिर क्लोज ऑब्जेक्ट का होता है, और कैपेसिटी हमेशा ओपन ऑब्जेक्ट की होती है। जैसे आपने कैपेसिटी के एग्जांपल देखेंगे, कुकर आता है, आपका पतीला आता है, आपका ग्लास आता है, बॉटल आता है, ये सब क्या होता है कैपेसिटी होती है। कितनी कैपेसिटी ये लोग लेंगे, लीटर्स में होता है। तो कैपेसिटी हमेशा लीटर्स में होता है, और वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर या क्यूबिक यूनिट में होता है। ऐसा समझ लीजिए क्या होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है। अब यूनिट की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं वॉल्यूम कैसे निकालेंगे या वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखो ये क्या है, क्यूबॉइड शेप है, इसका कुछ वॉल्यूम है। अगर मैं इसको पीसेस में कट करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल निकलेंगे ऐसे,
बहुत सारे रेक्टेंगल लिख लेंगे। तो बेसिकली मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक रखता जाऊं, रेक्टेंगल को अगर मैं एक के ऊपर एक रखता जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये एक क्यूबॉइड शेप जो कि पूरा अंदर से भरा हुआ होगा, या फिर एक क्लोज्ड क्यूबॉइड या एक सॉलिड क्यूबॉइड बन जाएगा। सॉलिड मतलब पूरा अंदर से भरा हुआ। तो देख रहे हो ये एक के ऊपर एक रखता जा रहा हूं मैं, ये क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बनता जा रहा है ऑफ हाइट h। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये किसी हाइट का एक तरह से क्यूबॉइड, ये एक क्यूबॉइड बन गया, इसकी हाइट अभी हमको पता नहीं है तो उसको हम मानते हैं h, इसका लेंथ l होगा और ये b, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इसका क्या एरिया हो जाएगा, l इंटू बी, और उसका हाइट कितना है तो कैसे निकालेंगे, इंटू h। तो l इंटू बी कितनी बार रखा गया है हाइट में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, l इंटू बी, ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। उसको कितनी हाइट तक रखा है इंटू h, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, l b h, यही है आपका वॉल्यूम, यही है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल को कितनी हाइट तक रखा गया है वो है क्या है, वॉल्यूम। समझ में आया क्या हो गया, ये वॉल्यूम। तो अभी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL। कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2LH प्लस BH, और वॉल्यूम क्या है, LBH। कोई दिक्कत, देखो मैथ्स में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो 1-2 बार 3 बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अभी हम देखते हैं, ये हमने देखा था क्यूबॉइड, अब हम देखते हैं क्यूब के बारे में। क्यूबॉइड का हमने निकाला था क्या, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL, या फिर LH ले लेना, और 2LH प्लस BH, और वॉल्यूम क्या हो गया, L इंटू बी इंटू H, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ LBH। अब हम देखते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है बेसिकली, क्यूब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होता है क्यूब, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा, क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होगा। चलो तो इसका अगर मैं लेंथ लेता हूं तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये भी लेंथ हो जाएगा, और हाइट भी क्या होगा, लेंथ हो जाएगा। तो अब इसको ओपन करते हैं, ये कैसे दिखेगा वो देखते हैं। तो अब ये क्या है, एक क्यूब है, सारी की सारी साइड L है, मतलब ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये सारे L है। L है। तो अगर मैं यहां पे देखा जाऊंगा तो ये क्या है, क्यूब है। क्यूब का बेसिकली एक साइड क्या हो गया, स्क्वायर, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर अगर आप क्यूब रेक्टेंगल का लगाना चाहते हो तो रेक्टेंगल का लगा लो, L इंटू L, L स्क्वायर, ये भी L स्क्वायर, ये भी L स्क्वायर, ये भी L स्क्वायर, ये भी L स्क्वायर, और ये भी L स्क्वायर। तो बेसिकली सारे के सारे 6 फेसेस क्या होंगे, L स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बेसिकली 6 टाइम्स L स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। और इसी का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब जिसमें टॉप और बॉटम नहीं इंक्लूड करते,
तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये टॉप खत्म और ये भी खत्म, बॉटम भी खत्म। तो बचा क्या आपका, बेसिकली टॉप रिमूव कर दिया, बॉटम भी रिमूव कर दिया, तो क्या बचा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 4l स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला किसका है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। उसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे जैसे हमने क्यूबॉइड में क्या देखा था, L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पे क्यूब में क्या होगा, नीचे बेस कितना होगा स्क्वायर, और स्क्वायर को हाइट टाइम्स मतलब वो भी एरिया, वो भी उसका भी लेंथ कितना है L, तो L स्क्वायर इंटू L इज इक्वल टू L क्यूब। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब, या फिर इसको आप A क्यूब भी लिख सकते हो, मर्जी आपके, जो भी आपको वेरिएबल लेना है आप ले सकते हो। चलो, तो इसी तरह यहां पे देते हैं, हमने क्या देखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6l स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब टॉप और बॉटम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 4 साइड्स, तो 4 इंटू एल स्क्वायर। और एंड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे L इंटू एल इंटू एल क्या हो जाएगा, L क्यूब। बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, खाली समझने वाली चीज वहां पे स्क्वायर और रेक्टेंगल में था, स्क्वायर रेक्टेंगल एंड सर्कल। अगर वो चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये सारी बहुत ईजी है। 2D को 3D में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली बेस है, बेस मतलब आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा, उसको आपने खींच दिया है ऊपर, उसको हाइट दे दिया है, एक के ऊपर एक रखते रखते उसको हाइट दे दिया, तो मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट से तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्यूब। अब इसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, पहले देखते हैं सिलेंडर दिखता कैसे है। अब ये एक स्लिंकी है, और स्लिंकी को अगर मैं ऐसे सीधा सीधा रख दूं क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक सिलेंडर है ना। अब सिलेंडर कैसे बना है, ये देख रहे हो, सरकमफ्रेंस। अगर मैं एक लेयर लूं, स्लिंकी का एक लेयर लूं, तो ये क्या हो गया, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस। या फिर इसको ऐसा समझते हैं, लेट्स सी, ये क्या है, सिलेंडर। अब सिलेंडर बेसिकली चूड़ियों से बना हुआ है, देसी जुगाड़। तो अगर आप ये समझो कि ये क्या है, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब इस सरकमफ्रेंस को एक के ऊपर एक रखता जाऊंगा, जैसे लेट्स सी, मैं यहां से पूरा निकालता हूं, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अगर एक के ऊपर एक डालता जाऊं, जैसे एक डाल दिया, कुछ लेयर आई, ऐसे एक के बाद एक डालता गया कुछ हाइट एच तक, तो क्या बन जाएगा, ये एक क्या बन जाएगा, एक ये सिलेंडर बन गया। तो अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर। जो कि नीचे क्या है, नीचे क्या है, एक सर्कल। सर्कल को टाइम्स हाइट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा वो, एरिया। बेसिकली ये पूरा कवर कर देगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 पाई r इंटू एच, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसको हम दूसरी तरीके से देखते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया। तो लेट्स सी, मेरे पास यहां पे सिलेंडर है, तो अगर हम सिलेंडर ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ तो ये क्या है हमारे पास, सिलेंडर। लेट्स सी कि मेरे पास कुछ है, है 2 सेकेंड। चलो, जैसे ये क्या है, एक सिलेंडर है ना। अब ये क्या है, एक सिलेंडर। तो अगर ये सिलेंडर को मैं ओपन करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। तो यही सिलेंडर जो ये पूरा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, इसी को अगर मैंने ओपन किया
बेसिकली इसको अगर मैं क्लोज किया और जो नीचे सर्कल है और जो ऊपर सर्कल है इसको मैंने पूरा ढक दिया तो क्या बन जाएगा, वो एक क्लोज सिलेंडर। बट अभी मैं ओपन सिलेंडर की बात कर रहा हूं, अभी हम इसको कंसीडर नहीं करते, अभी हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो ये क्या है, ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर को मैंने ओपन कर दिया तो क्या बन गया, ये रेक्टेंगल। और सिलेंडर का ऊपर वाला जो एरिया है या ऊपर रेक्टेंगल का ये जो ऊपर वाला लेंथ है ये कितना होगा, सिलेंडर के सरकमफ्रेंस जितना, जितना सिलेंडर का सरकमफ्रेंस होगा उतना ही ऊपर का लेंथ होगा, और जितना सिलेंडर का हाइट होगा उतना ही सिलेंडर का ब्रेथ होगा। तो वही चीज यहां पे लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा ऊपर का सरकमफ्रेंस, तो कितना हो गया 2 पाई आर, कितना है 2 पाई आर, और इसका हाइट कितना है h, कितना है h। अब फिर से ये रेक्टेंगल बन गया। अब ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं क्योंकि एरिया तो निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब इसमें हमने टॉप और बॉटम का इंक्लूड नहीं किया है तो इसको क्या बोलेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब उसके बाद आप टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अब टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों भी ऐड कर लेंगे। तो ये क्या, तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम भी ऐड कर लेंगे। तो जैसे टॉप में क्या है, टॉप में सर्कल है और पूरा ऊपर से कवर करेगा तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर का पाई आर स्क्वायर है तो नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कवर तो अच्छे से करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, और ये पूरा कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मैं ऐसे लिख सकता हूँ, TSA इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स सर्कल, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो अब CSA कितना है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अभी 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या हो गया एच प्लस आर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो तो कितना हो गया ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। कितना आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होगा, अभी जैसे हमने क्या किया था सरफेस के एरिया के केस में, क्या किया था सिलेंडर का हमने सरकमफ्रेंस लिया था। अभी वॉल्यूम के केस में क्या लेंगे, जैसे सर्कल का एरिया को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक सिलेंडर जो कि सॉलिड सिलेंडर होगा। तो अभी सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नीचे सर्कल का एरिया इनटू हाइट, तो क्या हो जाएगा वो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, बेसिकली कितना हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको प्रैक्टिस कर लेना नोटबुक में कम से कम 2 से 3 बार, और वीडियोस 2 से 3 बार देख लेना, पक्का बोलता हूं समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा मत मारना कोई सा भी चीज, या मैथ्स में मैं बोलूंगा कभी रट्टा मत मारना। मैथ्स और फिजिक्स ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप रट्टा मारे तो केवल वही क्लास तक याद रहेगा, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो बेसिकली जहां पे समझदार होना जरूरी है वहां पे समझदार हो जाओ, जहां पे रट्टा मारना जरूरी है वहां पे रट्टा मार लो। बायो में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बायो में हम क्या कर सकते हैं, बायो में नाम थोड़ी समझ सकते हैं भाई, नाम तो नाम होता है, आपको समझने आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। केमिस्ट्री में हम नाम नहीं समझ सकते, केमिस्ट्री में नाम हमको रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ बाकी उसके रिएक्शंस वगैरह समझना पड़ेगा। चलो
तो अब देखते हैं। सो होप आपको ऐसी चीज समझ में आ गई होंगी, तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 2, ये वाला चीज याद रख लो, LBH ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 2LB ये हो गया, उसके बाद BH प्लस LH, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में से LB गायब कर दो तो क्या बचेगा 2 इंटू LH प्लस BH, क्योंकि हाइट आना चाहिए हर टाइम पे। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, तो क्या हो जाएगा LBH। ठीक है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब क्या हो जाएगा? क्यूब में क्या किसका फॉर्मूला लगेगा? स्क्वायर का। तो फेसेस कितने होते हैं? 6, और फेसेस इंटू स्क्वायर 6a स्क्वायर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 फेसेस इंटू a स्क्वायर 4a स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, a इंटू a क्यूब। उसके बाद हमने क्या देखा? सिलेंडर। तो टोटल सरफेस, सिलेंडर में सबसे पहले आप कर्व सरफेस एरिया याद रख लीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बाहरी की चीजें चाहिए तो क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? 2 पाई r, और उसमें कुछ हाइट होगी इंटू h, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर में नीचे क्या यूज होता है? बेस पूरा सॉलिड होगा, तो सॉलिड में क्या यूज होगा? एरिया ऑफ सर्कल। अब इस सर्कल कितने हैं? 2 सर्कल, एक टॉप और बॉटम, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। पहले तो ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल इंटू एच, क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या हो गया? ये क्या है? इसके बारे में क्यूबॉइड, ये किसके बारे में? क्यूब, और ये किसके बारे में है? सिलेंडर। तो होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और अगर नहीं क्लियर हो रहे तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और प्लस इसको प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स में कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स में कम से कम एक सम को आप 5 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और मान लो कि आपको मैथ्स में ऐसा हो रहा है कि एक सम एक तरीके से तो आ जा रहा है, अगर उसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में ये चीज बहुत अच्छा है कि आप ही एक ही सम को 2 या 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम एरिया ऑफ कोन के बारे में। ये क्या है? एरिया ऑफ कोन, जिसका ये क्या है? कोन है जिसका रेडियस r और स्लैंट हाइट l है। तो अगर कोन को ओपन करेंगे तो कैसे दिखेगा? चलो वो देखते हैं। तो अगर कोन को ओपन करेंगे तो ये क्या है? बड़े सर्कल का एक पार्ट है। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर या फिर माइनर सेक्टर। और इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर सेक्टर। ठीक है, अब यहां पे मैं एक कोन बना लेता हूं। कोन के हिसाब से इसको हम लेबलिंग करेंगे। सो लेट्स सी, इसका कोन का रेडियस कितना था? r, और इसका स्लैंट हाइट l था। तो
अभी कोन ओपन होने से पहले इसका जो सरकमफ्रेंस था वही हमारा ये आर्क होगा। तो ये आर्क कितना होगा पहले ये देख लेंगे। तो ये देख लेते हैं इसका कितना होगा, सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। तो ये भी कितना हो गया 2 पाई आर। और इसका रेडियस कितना होगा, अब ये ओपन यहां से हुआ है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये वाला चीज क्या हो जाएगा रेडियस। तो इसको हम ले लेते हैं एल। ये कितना है एल दिया हुआ है तो हम क्या ले लेंगे इसको एल। अब उसके बाद हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कितना है, एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है एल, तो इस केस में क्या हो जाएगा पाई एल स्क्वायर। अब आप बोलोगे थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो थीटा की वैल्यू वही होती है जो आर की वैल्यू होती है। तो इस केस में थीटा कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है 2 पाई आर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे 2 पाई आर। और 360 मतलब पूरा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कितना होगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ बिगर सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल कितना है 2 पाई एल, क्योंकि ये रेडियस एल है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 पाई एल। और उसके बाद यहाँ पे एरिया पाई एल स्क्वायर। अब मैं यहाँ से कट करूँ 2 पाई कट हो गया, एल यहाँ से और यहाँ पे सिंगल एल बचा। तो बचा क्या यहाँ पे आर पाई एल बचा। तो क्या लिखेंगे पाई आर एल। तो ये क्या निकल गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो कोन था हमारे पास, हमने उसको ओपन किया तो कोन कुछ ऐसा निकला जिसमें उसका आर कितना आया नीचे वाला सरकमफ्रेंस ऑफ कोन। तो उसका सरकमफ्रेंस कितना था 2 पाई आर। तो आर कितना बड़ा होगा 2 पाई आर। और इसी तरह ये जो रेडियस है, रेडियस कितना है इसका स्लैंट हाइट। तो ये किसकी क्या ले लिया हमने इसको एल। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या है एल, तो हमने क्या ले लिया पाई एल स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू तो दी नहीं, बेसिकली थीटा कितना होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू वही होगी जो आर की वैल्यू होगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे थीटा की जगह 2 पाई आर। और 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 360 की वैल्यू होगी पूरा सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई एल। और वही हमने किया यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन 2 पाई एल इंटू पाई एल स्क्वायर। उसके बाद 2 पाई कैंसिल, एल और एल कैंसिल, बचा क्या सिंगल एल। तो पाई आर एल यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया किसका कर्व सरफेस एरिया का। किसका फॉर्मूला आया कर्व सरफेस एरिया का। अब देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। अभी तक हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था। बेसिकली ये क्या है बॉटम, ठीक है कोन का बॉटम जो कि ढका हुआ था। तो अब इसको हम इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं यहां भी लिखूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, बेसिकली ये एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पे लिख देता हूं कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया कितना पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी एक और चीज बाकी है कोन, उससे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो नोटपैड में आते हैं और यहां पे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कितना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एक हम इससे पहले कर्व सरफेस एरिया लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया कितना था पाई आर एल। इसको याद करने के लिए आप ये याद कर लीजिएगा कि इसमें स्लैंट हाइट होता है एल और इसके बाद इसका रेडियस होता है, इसको छोड़ के इसमें कुछ नहीं होता। तो हम क्या कर लेंगे इसमें डायरेक्ट डाल देंगे पाई आर एल, है ना, क्योंकि ये सर्कल से रिलेटेड है तो पाई आना जरूरी है। प्लस आर इंटू आर इंटू एल। तो क्या हो जाएगा
पाई आर एल। तो टीएसए जैसे हमने बोला CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, तो कितना था कर्व सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा एल प्लस आर। ये क्या होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब एक चीज बाकी बचा है, क्या है वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं, इसको हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो यहां पे आपको एक सिलेंडर और एक कोन दिख रहा है, तो बेसिकली दोनों का हाइट और रेडियस सेम है। तो अभी हम कोन से सिलेंडर को फिल करेंगे, तो देखते हैं कितनी बार में सिलेंडर फिल होता है। तो जैसे हमने कोन लिया, अब कोन में हम वाटर फिल करेंगे। तो ये वाटर फिल किया और इसको फिर सिलेंडर में पोर किया। तो ये 1 2 टाइम्स फिल कर दिया हमने, और ये 3। ठीक, तो बेसिकली अभी हमने देखा सिलेंडर को फिल करने के लिए कोन कितना लगा 3। तो अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से जाऊं तो कितने, क्या बोल सकता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सिलेंडर। क्या बोल सकता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोन। या तो मैं इसका उल्टा कर सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सिलेंडर। तो अभी हम इसी को वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एंड एल, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, जो बॉटम में लगेगा, ऊपर तो लगेगा नहीं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी कोन है, तो बेसिकली ऊपर से बंद है, खाली नीचे से लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, नीचे से एक सर्कल लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में पाई आर हमने कॉमन लिया तो बचा क्या एल प्लस आर। उसी हिसाब से हमने वॉल्यूम ऑफ कोन, अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हमने क्या किया, इसको प्रैक्टिकल वे में समझ लिया। हमने क्या किया, हमने सेम हाइट और सेम रेडियस के एक कोन लिया और एक सिलेंडर लिया। तो हमने कोन में वाटर फिल किया और उसको सिलेंडर में पोर किया। तो बेसिकली कितनी बार में सिलेंडर भरा 3 टाइम्स में। तो इससे हम ये बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होप समझ में आ रहा होगा। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये याद करने के लिए बहुत आसान रहेगा। इंटीग्रेशन अगर आपको देखना है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको वहां पे देख सकते हो। क्योंकि अभी यहाँ हमको फटाफट खत्म करना है या फिर फटाफट हमको खाली कॉन्सेप्ट समझना है, तो हम ये समझ लेते हैं। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एरिया ऑफ स्फीयर पे। तो एरिया ऑफ स्फीयर, तो अब एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए भी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उससे सिंपल क्या करते हैं, हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वीडियो देख लीजिए। हमारे पास एक सर्कल था, उसको हमने एक सिलेंडर में प्रोजेक्ट किया। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो बेसिकली हमारे पास एक स्फीयर है, जिसको अगर मैं ओपन करूंगा तो उसको हम सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया कन्वर्ट हमारा स्फीयर सिलेंडर में। तो बेसिकली ये सिलेंडर का हाइट वही है जो कि है डायमीटर ऑफ स्फीयर का, और इसका रेडियस कितना है वही है जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर का है। तो अब यहां से अगर मैं इसको ओपन करूं, अगर मैं ये सिलेंडर
ओपन करूं, अब मैंने सिलेंडर को ओपन किया तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है, लेंथ कितना होगा, ये लेंथ क्या होगा, ये जो स्फेयर का क्या होगा, स्फेयर का जो सरकमफ्रेंस होगा। तो स्फेयर का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो क्या हो गया ये 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इसका हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा ये d। तो इसका हाइट कितना होगा d, d मतलब डायमीटर। तो डायमीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, 2r भी लिख सकता हूं। तो इसी तरह हम इसको नीचे लिखते हैं, तो इसी तरह हम इसको नीचे लिखते हैं, क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू, अभी d है तो यहाँ पे d लिख देता हूं, चलो अच्छा। तो क्या हो गया 2 पाई आर इंटू डी को क्या लिख सकते हैं 2r, तो यहाँ पे लिख देता हूं 2r। तो क्या हो गया, अभी 2 टू ज़ा 4 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अभी ये समझ लो कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक स्फेयर लिया और स्फेयर को हमने सिलेंडर में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। अब सिलेंडर प्रोजेक्ट हो गया तो बेसिकली सिलेंडर का हमने रेक्टेंगल या सिलेंडर को हमने ओपन कर दिया, तो क्या बन गया वो रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का हमने क्या निकाला, फिर एरिया निकाल लिया। तो अब यहां से हमने क्या क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं, अगर आपके पास कोई स्फेयर हो, जैसे आपके पास बॉल हो और उसको चारों तरफ से आप रस्सी को लपेट दो, जैसे यहां पे आपके पास बॉल है और उसको अगर आपने चारों तरफ से रस्सी से लपेट दिया, तो रस्सी को अगर खोलोगे तो बेसिकली सेम डायमीटर के या सेम रेडियस के 4 बार आप सर्कल बना सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सेम ही चीज है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको देसी भाषा में समझो। सो अगर आपके पास कोई सर्कल है, उसको आपने फ्रंट से देखा, बैक से देखा, लेफ्ट से देखा और राइट से देखा, तो आपको क्या दिखेगा कि चार सर्कल। फ्रंट से देखोगे तो एक सर्कल, बैक से देखोगे तो एक सर्कल, लेफ्ट से देखोगे एक सर्कल, राइट से देखोगे तो एक सर्कल। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके पास 4 सर्कल रहेंगे और चारों सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो 4 सर्कल इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको देशी भाषा में समझना है तो वही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया तो होता नहीं है क्योंकि पूरा सर्कल क्लोज है, सॉरी स्फेयर पूरा क्लोज्ड है, तो इसमें कुछ कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम। अब इस स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। स्फेयर का वॉल्यूम भी हम प्रैक्टिकल वे में ही समझते हैं। इसमें भी हमने क्या लिया है, एक स्फेयर लिया है और एक कोन लिया है, जिसकी दोनों की हाइट सेम है और दोनों का रेडियस सेम है। तो अब देखते हैं स्फेयर कितनी बार में भरता है। सो अब ये देखते हैं, ये क्लिक किया, हमने स्फेयर को पहले उसको फिक्स किया, और कोन में हमने वाटर फिल किया और उसके बाद अब इसको हम पोर करेंगे। बेसिकली कोन से डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, इसलिए हम दूसरे कंटेनर में पोर करेंगे और उसके बाद उससे फिल करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम में ऑलमोस्ट हाफ फिल हो गया। अब सेकंड टाइम में देखते हैं। तो बेसिकली 2 टाइम्स में
पूरा का पूरा स्फीयर भर गया। तो अब इससे हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। दिक्कत? अब यहां पे एक बात ये है कि ये जो इसकी जो हाइट है, इसकी और हाइट और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट d है तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी? d। और इसका रेडियस कितना है? r, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? r। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया? इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या करेंगे? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे एच क्या है? एच कितना है? पाई आर स्क्वायर एच क्या है? यहां पे डी हो गया, तो मैं यहां पे डी कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर डी। और डी को क्या मैं क्या लिख सकता हूं? 2r। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। क्या हो जाएगा? 2 या 2 2 जा 4 और वो 3 यहां पे आ गया, और पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पे पाई आ गया, पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये समझ में आ गया? इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तो बेसिकली हमने क्या किया? सेम हाइट का कोन और स्फीयर लिया। बेसिकली जितना इसका डी है इसका उतना ही इसका हाइट है, और जितना इसका रेडियस है उतना इसका रेडियस है। सो हमने क्या किया? हमने कोन में वाटर फिल किया और स्फीयर में पोर किया। तो बेसिकली स्फीयर कितनी बार में भरा? 2 बार में। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। बट यहां पे एच कितना है? एच हमारा क्या है? डी, क्योंकि इसका डायमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस कोन। तो क्या लिखा हमने? डी। अब डी को हम क्या लिख सकते हैं? 2r, क्योंकि यहां पे डी इज इक्वल टू 2r। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2r। तो हमने क्या किया? 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद पाई और आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम क्या आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट वाला चीज है। और अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करो आप? नीचे 3 ऐड करो, ऊपर r ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये आपको ध्यान रखने के लिए, आपको फटाक से याद करने के लिए ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको हमने प्रैक्टिकल वे में समझा है। तो सबसे हमने क्या देखा? स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूरा हमेशा कवर ही होता है, स्फीयर हमेशा कवर होता है। तो इसमें क्या होता है? खाली टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4। क्या समझे? क्या बोला था हमने? फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट से आप देखो तो कितने सर्कल दिखेंगे? 4। तो आप क्या बोलोगे? 4, और सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? सेम, इसको क्या करोगे? 4 पाई आर स्क्वायर लिख दोगे, और उसके बाद नीचे 3 और इंटू आर। तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब दूसरा देखते हैं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? सर्कल का हाफ। तो जो टोटल सरफेस एरिया इसका था उसको हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इसका कर्व सरफेस एरिया। क्यों?
क्योंकि अगर मेरे पास ये स्फीयर होगा और स्फीयर को मैं हाफ से कट करूंगा तो बेसिकली वो अंदर से ऊपर से ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर। तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। किसका है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, यहां पे लिख देता हूं टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस अब उसके ऊपर ढक्कन भी लगाना पड़ेगा हेमिस्फीयर पे। तो बेसिकली हेमिस्फीयर क्या होगा, पूरे स्फीयर को अगर हमने काट दिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर से ओपन हो जाएगा, तो क्या हो गया हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर को अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बेसिकली उसको बंद भी करना पड़ेगा, तो ऊपर से उसको कवर करना पड़ेगा। तो कवर क्या होगा, सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ टॉप कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर प्लस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय 2, या फिर इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहां पे लिख देता हूं हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कितना होगा, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, खाली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो मैं बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको नहीं याद रहा फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लोगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, फॉर्मूला रट के अगर आप भूल गए, आपने आर क्यूब की जगह आर स्क्वायर भी कर दिया तो भी गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो भाई हम समझते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हेमिस्फीयर में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, नहीं इससे पहले कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हाफ ऑफ स्क्वायर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा ये पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, इसी में एक बार और सर्कल का एरिया, बेसिकली जो टॉप, जो हेमिस्फीयर का टॉप रहेगा उसको आप ऐड कर दोगे, तो बेसिकली एक और सर्कल ऐड करोगे, तो सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये कट गया तो क्या बचा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया। देखो मुझे पता है कि आपको कोन और स्फीयर थोड़ा हार्ड जा रहा है, लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का आ जाएगा। 1-2 बार वीडियोस देख लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, पक्का आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ओके चलो, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ फ्रस्टम। क्या है, एरिया ऑफ फ्रस्टम। सो अब आगे बढ़ते हैं हम एरिया ऑफ फ्रस्टम के बारे में। कौन सा, FRUSTUM। तो बेसिकली फ्रस्टम दिखता कैसा है, ये हमारा फ्रस्टम जिसका कुछ रेडियस होता है R1 R2 और इसका हाइट h और इसका
स्लैंट हाइट h। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली एक बड़े कोन का कटा हुआ पीस है। अगर मैं इसका बड़ा कोन बनाऊं तो क्या क्या कैसा दिखेगा ये कुछ, तो बेसिकली ये क्या है, बड़ा कोन, उसमें से मैंने ऊपर छोटा वाला कोन कट कर दिया, तो क्या बचा मेरा, फ्रस्टम बचा। अब यही अप्रोच हम लेने वाले हैं एरिया ऑफ या कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, अब बड़े वाले एरिया के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स तो है नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, वहां पे उसको नेमिंग कर देते हैं और वहां पे वेरिएबल्स डाल देते हैं। लेट्स सी, जैसे ये पूरी हाइट को मैं h1 कंसीडर करता हूं और ये पूरे स्लैंट हाइट को मैं L1 कंसीडर करता हूं। अब उसके बाद हमारे पास छोटा वाला कोन फाइंड करने के लिए भी कुछ हमको वेरिएबल चाहिए, कुछ नेम चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, वहां पे भी हम इसको नेमिंग दे देते हैं। तो लेट्स सी, ये जो हाइट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा h1 है और ये h है, तो ये कितना बचेगा, h1 माइनस h, और ये स्लैंट हाइट कितना होगा, ये पूरा L1 है और ये L है, तो ये क्या बचेगा, ये L1 माइनस L। ठीक है, बाकी R2 R1 हमारे पास है ही है। तो अब इसी हिसाब से हम फाइंड करते हैं, या यही अप्रोच हम लेते हैं सॉल्व करने के लिए। हम क्या लेंगे, सबसे पहले बिगर कोन माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं साइड में ले लेता हूं। एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। बेसिकली क्या, बड़े वाले सर्कल से अगर मैं छोटा वाला सर्कल माइनस कर दूंगा तो ये एरिया बच जाएगा, मेरे को एरिया मिल जाएगा। वही अप्रोच रखते हैं। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई आर एल। अब आर कौन सा है, बड़ा वाला आर, ये रहा बिगर कोन का रेडियस R1, तो यहाँ आप क्या ले लेंगे, R1 माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। तो स्मॉलर कोन कितना है, R2, तो यहाँ पे ले लेते हैं पाई R2। अच्छा, बड़े वाले में L क्या है, L1, तो यहाँ पे ले लेता हूं L1, और स्मॉल केस में L1 कितना है, L1 माइनस L, तो यहाँ पे ले लेता हूं L1 माइनस L। अब याद रखो, हमारे फ्रस्टम में जो हमको मेन जो हमारी गिवन वैल्यूज थी, क्या थी हमारी, L, H, R1, R2। अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास L1 आ रहा है, तो बेसिकली L1 हमारा गिवन वैल्यू तो नहीं है, तो उसको हमको कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा गिवन वैल्यू में। अगर मैं ये कोन को सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसको हमने यहां से कट किया हुआ है। अब कट किया हुआ है तो क्या हो गया, बेसिकली ये दोनों पैरेलल हो गए। अगर मैं कंसीडर करूं ये स्मॉलर कोन और ये बिगर कोन को, और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों सिमिलर है, तो क्या हम बता सकते हैं कि जो इनके रेशियो है उसको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, अब ये एंगल, ये छोटे वाले कोन का और ये बड़े वाले कोन का कॉमन एंगल है, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉमन। और उसके बाद अब यहां से हमने कट किया, तो बेसिकली ये और ये पैरेलल हो गए, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो बाय ए रूल ये क्या बोल सकते हैं हम इसको, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा, ये छोटा वाला और ये बिगर ट्रायंगल। तो अब यहां पे क्या है, ये क्या है, R1, और ये क्या है R2। ये पूरा कितना है, ये क्या है L, और ये पूरा कितना था L1, और ये कितना है L1 माइनस L। ये कितना है H, और पूरा कितना था H1, ये कितना हो जाएगा H1 माइनस H। तो अभी हमारा सिमिलरिटी तो हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलर के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी आती है, इनके जो साइड्स के प्रोपोर्शन होते हैं वो इक्वल रेशियो में होते हैं या फिर इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन।
ठीक है, तो इनके जो साइड्स होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L1 माइनस L इज इक्वल टू H1 माइनस H1 अपॉन H1 माइनस H। अब इसको मैं साइड करता हूं, तो अब हमारे पास क्या नहीं है, L1 देखो हमारे पास नॉन वैल्यूज कौन कौन सी है, पाई नॉन वैल्यू है, R1 हमारा फर्स्ट टर्म का नॉन वैल्यू है, L1 हमारा नॉन वैल्यू नहीं है, वो बेसिकली बिगर सर्कल का है जो कि हमने एज्यूम किया हुआ है। R2 भी हमारा नॉन वैल्यू है, L1 भी हमको निकालना पड़ेगा, और L हमारा नॉन वैल्यू है किसका, फर्स्ट टर्म का स्लैंट हाइट। तो अब इसको हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इसको पूरे को नॉन वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़े, या फिर जो वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दिया गया है, या फिर जो वैल्यूज हमको फर्स्ट टर्म में दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हमको L1 के टर्म में चाहिए, तो L1 और R1 का रेशियो ले लेता हूँ, N1 R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L1 माइनस L। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, L1 R1 माइनस L R1 इज इक्वल टू L1 R2। अब L1 को एक साइड लेके आता हूँ, L एक साइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, L1 R1 माइनस L1 R2 इज इक्वल टू L R1। आगे सॉल्व किया तो L1 को मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू L R1। तो L1 के टर्म्स में वैल्यू क्या आएगी, L R1 अपॉन R1 माइनस R2। तो अब ये L1 की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई R1, L1 की वैल्यू क्या है, L R1 अपॉन R1 माइनस R2, L R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई R2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे L1 की जगह क्या आ जाएगा, L R1 अपॉन R1 माइनस R2। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस पाई R2 L, या फिर स्क्वायर पाई R2 L। अब यहां से हम पाई R1 कॉमन ले, पाई L और R1 देख लो दोनों इक्वेशन में, पाई L और R1, पाई L और R1 दोनों इक्वेशन में, तो कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, पाई L R1, अंदर क्या बचेगा, R1 माइनस R2, और दोनों का और इनका एलसीएम R1 माइनस R2 नीचे बच गया। तो ये इसको मैं पूरा कट कर सकता हूं। अब यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस पाई R2 L। अब यहां देखो पाई और L कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा, पाई L, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2। तो क्या निकल गया हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहां पे लिख देता हूं, CSA ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू पाई L R1 प्लस R2। ओके, अब हम निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अभी टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, बेसिकली ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का डिस्क और नीचे का डिस्क, मतलब कि फर्स्ट टर्म में कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का सर्कल प्लस नीचे का सर्कल। ऊपर वाला सर्कल छोटा है तो उसका रेडियस कितना है, R2 लिया हुआ है, और नीचे का जो सर्कल है वो बड़ा है, उसका रेडियस क्या है, R2, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप सर्कल प्लस बॉटम सर्कल। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई L R1 प्लस R2, टॉप सर्कल कितना है, उसका रेडियस कितना है, R2। तो हम क्या लेंगे, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, और रेडियस कौन सा है, सेकेंड, तो क्या हो गया, पाई R2 प्लस बॉटम क्या क्या है, R1, तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, पाई कॉमन ले लो, बचा के अंदर L R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस L R1 प्लस R2।
ये हमारा हो गया एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, इसलिए बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो अब हमारा एक चीज बाकी है, क्या बाकी है? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन भी हम इसी मेथड से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, बड़े वाले का वॉल्यूम लेंगे और छोटे वाले का वॉल्यूम लेंगे, और बड़े वाले में से छोटे का वॉल्यूम निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो एक काम करता हूं, पहले सेम चीज कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में। जितना चीजें हमको लगने वाली है, सो लेट्स सी, ये सारा चीजें हमको फिर से यूज होने वाला है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं और यहां पे कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो सेम चीज, सेम जैसे पहले किया वैसे ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। अब वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, वॉल्यूम क्या होता है कोन का? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यही चीज हम यहां पे क्लिक कर, यहां पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h1 माइनस h। क्या हो जाएगा? h1 माइनस h, क्योंकि हम छोटा वाला ले रहे हैं, तो इसकी हाइट कितनी है? h1 माइनस h। अब यहाँ पे देखो, हमको अब रिलेशन निकालना है h1 और रेडियस के बीच का, तो क्या हो जाएगा? r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू h1 अपॉन h1 माइनस h। तो क्या हो जाएगा? h1 से मल्टीप्लाई करेंगे, h1 r1 माइनस h r1 इज इक्वल टू h1 r2। अब h1 वाला एक साथ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? r1 माइनस r2, और यहाँ पे क्या बचेगा? h r1। तो h1 इज इक्वल टू h r1 अपॉन r2 माइनस r1 माइनस r2। तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई? h r1 अपॉन r1 माइनस r2। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r1 स्क्वायर, h1 की वैल्यू क्या है? h1 r1 अपॉन r1 माइनस r2। वैसे इसका क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? h r1 अपॉन r1 माइनस r2, और माइनस माइनस प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, क्या 1/3 कॉमन है? 1/3 कॉमन है, पाई पाई h h और r1 कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन वैल्यूज बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई h r1, अंदर क्या बचेगा? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्या बचेगा? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा r1 माइनस r2, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। अब यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कंसिडर कर सकता हूँ, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई h r1 इंटू r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 अपॉन r1 माइनस r2 प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। यहाँ पे r1 r2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? पाई 1/3 पाई h r1 प्लस r2, और यहाँ पे क्या बचा? 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। अब इसको ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये 1/3 पाई h1 r1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस 1/3 पाई h1 r1 r2 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन है यहाँ पे? कॉमन क्या क्या है?
1/3 1/3 1/3, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे 1/3 पाई पाई और पाई कॉमन है, उसके बाद h h और h कॉमन है, तो इतना चीजें हम बाहर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू 1/3 पाई h, अंदर क्या बचेगा r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इसी को हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या देखा हमने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, क्या देखा हमने, क्या था पाई एल r1 प्लस r2, उसके बाद कर्व सरफेस, उसके बाद हमने देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, क्या था पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस l r1 प्लस r2, और उसके बाद क्या देखा हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था 1/3 पाई h, यहां पे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, इसको कैसे याद रखना है इसको मैं और इजी तरीके बताता हूं, लेकिन आप ये समझो कि ये सारी चीजें कैसे आई हैं। देखो कैसे आई हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। चलो तो इसको कैसे याद रखना है मैं वो भी बता देता हूं। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें एक कंपैरिजन वीडियो इसमें हम कंपेयर कर लेंगे, किसमें कोन एंड फ्रस्टम में। अब ये है हमारे पास कोन और ये है हमारे पास फ्रस्टम। कोन में कितना रेडियस होता है सिंगल r, इसमें कितने रेडियस होते हैं दो, क्योंकि ऊपर और नीचे का रेडियस अलग अलग होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा r1 और ये क्या हो जाएगा r2, l और ये क्या हो गया h, यहां पे भी h और ये क्या हो गया l। तो अब यहां पे देखते हैं फॉर्मूला क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, तो यहां पे क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो गया पाई आर एल। अब यहां पे r की जगह हम क्या यूज करेंगे पाई एल r1 प्लस r2। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर प्लस एल। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब यहां पे देखो r की वैल्यू कैसे चेंज करनी है, अब यहां पे लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और यहां पे r की वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगा r1 प्लस r2, तो यहां पे लिख देता हूं प्लस पाई एल r1 प्लस r2। अब इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं, क्या हो जाएगा कॉमन इज इक्वल टू पाई कॉमन हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस l r1 प्लस r2, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसीलिए बोल रहा हूं कंपेयर करते रहोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। r की जगह हमको खाली r1 प्लस r2 लिखना है और r स्क्वायर की जगह हमको r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर लिखना है, बाकी सारा चीजें सेम है। वैसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहां पे r की जगह क्या हो जाएगा वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 पाई h, और r स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम।
तो बेसिकली ये हमने निकाल लिया। एक दूसरे को अगर आप कंपेयर करके याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखो फ्रस्टम थोड़ा हार्ड है मैं समझता हूं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप खाली कितना भी रट्टा मार लो, आप ये चीजें भूलने वाले हो, ये पक्का बोलता हूं, ठीक है। तो बेसिकली इसका प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप एक बार वीडियोस देखो, उसको पहले समझो अच्छे से, और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो। और खुद से प्रैक्टिस करने के बाद आप कहीं रुकते हो तो फिर से वीडियो देखो, फिर से समझो और फिर से प्रैक्टिस करो। तो ऐसे करते करते 3 से 5 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार आपने याद कर लिया तो आपको फिर से बाद में कभी याद करने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। तो होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग से लेके एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है से लेके यहां तक एरिया ऑफ फ्रस्टम तक हम आए हैं। बीच में हमने स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का एरिया देखा है 2D में, और 3D में हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड फ्रस्टम के एरियाज देखे हैं, एरिया एंड वॉल्यूम्स देखे हैं। तो बेसिकली हमने ये वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।